अब 7वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। ध्यान देना, अब से पहले मैं जैसे नासिका लिख रहा हूं, क्योंकि नासिका से उत्पन्न होने वाले वर्ण हम देख रहे हैं, तो 7वें नंबर का जो सूत्र है वो हम सूत्र ही लिखेंगे, कोई उच्चारण स्थान नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कंठ तालुक अलग से कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। जैसे अभी पता लग जाएगा आपको क्यों नहीं लिख रहा मैं। सूत्र है ए दई तो हो कंठः तालु। एदयितोः कंठः तालु। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि एत, ए और त, और फिर आगे क्या है? ऐत। तो जहां तय लग जाता है वो केवल तत्काल का बोध करवाता है। तपरस तत्कालस्य, अर्थात एत कहने का मतलब केवल ए, ऐत कहने का मतलब केवल ऐ। तो ये क्या बन गया? ए और ऐ। तो ये दोनों के दोनों वर्ण जो हैं वो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। और दो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ और तालु। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दो वर्ण हैं ये कंठः तालु। ऐसा नहीं है कि कंठ तालु कोई अलग से उच्चारण स्थान है। कंठ अपनी जगह है, तालु अपनी जगह है, बस ये वर्ण है जो दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे बात करें ए की, तो आपको पता है कि ए कैसे बनता है? ए प्लस ई गुण संधि के नियम से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तो इन दोनों से बना होने के कारण इसका स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ये दोनों की सहायता से बोला जा रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंठ तालु नहीं लिखा। कंठ तालु अलग से कोई उच्चारण स्थान नहीं है। कंठ स्वतंत्र रूप से अपना उच्चारण स्थान है, तालु अपनी जगह है। लेकिन ये वर्ण है, जैसे हमने ये वर्ण अभी अभी लिखे हैं, जैसे न है, अब ये दो वर्णों की, दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोला जा रहा है। दांतों की सहायता भी ली जाती है और नासिका की सहायता भी ली जाती है। इसी प्रकार से ये ए और आई, ये दोनों स्वर भी दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये आपको समझ के चलना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखो 8वें नंबर का सूत्र, 8वें नंबर का सूत्र जो है वो क्या बताता है वो देखते हैं। तो 8वें नंबर का सूत्र बताता है ओ दऊ तो हो, ओदऊ तो हो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। ये क्या कहता है? देखो ये कह रहा है ओत, और ये कह रहा है औत। तो तय के आगे स्वर होने पे जस्व संधि से तय की जगह द होकर के यहाँ पे द दिख रहा है। ठीक है, तो मूल रूप से क्या है? ओत औत। अब तय लगने का मतलब मैं केवल ओ की बात कर रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं केवल औ की बात कर रहा हूं। तो मूल शब्द क्या हो गया? ओ। और दूसरा मूल शब्द क्या हो गया? औ। अब ये ओ है, ये कैसे बनता है? तो आपको पता है गुण संधि में ए प्लस उ से क्या बनता है? ओ बन जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, और ये उपपद्मानिया नाम ओष्ठो वाले सूत्र के माध्यम से बताया गया है। तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो इन दोनों से बना होने के कारण इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब इसी आधार पे जैसे इसको देखें तो ये भी कैसे बना है? ऐसे, और आगे किससे बना है? ओ से। वृद्धि संधि के नियम से क्या बन जाता है? औ। तो इसका विश्लेषण करें तो इसका विश्लेषण भी वो ही आ जाएगा, ये वाला ही, क्योंकि यहाँ ये ही ओ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए प्लस उ। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और ये भी ए है और ये भी ए है, तो कंठ कंठ दो बार तो लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान में भी क्या है? कंठोष्ठम। इसका भी क्या है? कंठोष्ठम, अर्थात कंठ और ओष्ठ। इसी प्रकार जैसे ऊपर वाले सूत्र में हम देखें ऐ,
तो ऐ कैसे बना है, ए और आगे क्या आ जाता है, जो इससे ऊपर वाला जो सूत्र पढ़ाया ना मैंने 7 नंबर का, उसमें ऐ को बता रहा हूं, ए के आगे क्या हो जाता है, ए, तो वृद्धि संधि के नियम से क्या हो जाता है, ऐ। अब यहां देखो ये तो ए है, कंठ से उत्पन्न होता है, और ये इसका हम विश्लेषण फिर से करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, कंठ से उत्पन्न, और इसके आगे क्या है, वो ही ई, तो ये क्या हो जाएगा, तालु। तो अब कंठ कंठ 2 बार थोड़ी लिखेंगे, इसलिए कंठ तो हमने लिखा 1 बार, और ये क्या लिख दिया हमने, तालु, तो क्या हो गया था वो, कंठ है तालु, है ना। तो ऐसे आपको ज्यादा डीप नहीं जाना, जो मूल चीजें हैं वो आपको सोचनी है। अब आपको देखो परीक्षा में कभी कभी ये हो जाता है, मान लो इनमें से कोई पूछ ले कि ए या ओ का उच्चारण स्थान क्या है, और आपको पता भी है कि 2 होते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो गई कि यार कंठोष्ठ करें या कंठोष्ठम करें, है ना, या कंठ तालु करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ण कौन सा। जैसे मान लो वर्ण ये आ जाए, अब इतना तो हमारा कॉमन सेंस होता ही है कि ये वर्ण आ जाए, तो हम इसका विश्लेषण करके देखेंगे। अब विश्लेषण में हमें ये तो पता ही है कि ओ कब बनता है, ऊ सामने हो, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो अब स्पष्ट हो गया, जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो हट जाएगी, और क्या कर देंगे हम, कंठोष्ठ। इसी प्रकार परीक्षा में ये पूछ ले, अब हमें ये तो पता ही है कि ए प्लस ई से गुण संधि के नियम से बनता है साहब। अब गुण संधि के नियम से तो बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो दोनों को आधार मान करके उच्चारण स्थान क्या बता दिया जाता है, कंठः तालु। क्या बता दिया जाता है, कंठः तालु, है ना। तो ऐसे छोटे छोटी चीजों को आप ध्यान में रखोगे, आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आगे चर्चा हम करते हैं 90 नंबर के सूत्र की, तो इरेज कर देता हूं मैं इसको, आप समझ तो चुके ही हो। पहला सूत्र था अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, फिर है इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपोपदमानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठः तालु, ओदौतोः कंठोष्ठम। और 90 नंबर का सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखो जैसे रामस्य यानी राम का, ग्रामस्य यानी गांव का, ऐसे वकार से यानी वकार का, यानी वह अक्षर का, वह वर्ण का, तो वह अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है, सीधा ही याद रख लेना, दंत ओष्ठ। अपन बोलते हैं ना व, तो दंत की सहायता भी ली जाती है, और प्लस ओष्ठ की सहायता भी ली जाती है, तो क्या हो जाता है, दंत ओष्ठ। ज्यादा डीप जाना ही नहीं है, वह एक एक वर्ण को बताने के लिए ये सूत्र है, दंतोष्ठ। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सूत्र, वकारस्य दंतोष्ठम। अब जैसे मान लो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जैसे अंतस्थ वर्णों को लिखते हैं य, व, र और ल, है ना। तो अब देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। क्यों, क्योंकि ऋतु लसानाम दंता में दोनों आ जाते, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु रसानाम मूर्धा, वकारस्य दंतोष्ठम, और इचु यसानाम तालु, है ना। तो ऐसे प्रत्येक वर्ण का आपको उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। और वकार का उच्चारण स्थान आप क्या याद रखोगे, वकार का उच्चारण स्थान आपको दंत और ओष्ठ याद रखना है। अब देखो आगे हम चर्चा करते हैं 10वें नंबर के सूत्र की। तो 10वें नंबर का जो हमारा सूत्र है, वो हमारा सूत्र रहेगा जिह्वा मूल से संबंधित, है ना। तो 10वें नंबर का सूत्र कौन सा है,
जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। देखो, रामस्य यानी राम का, वकारस्य यानी वकार का, तो जिह्वा मूलीयस्य यानी जिह्वा मूल का। जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल। तो यहां मैं आपको बता दूं, जैसे कनक यानी सोना भी होता है, कनक यानी धतूरा भी होता है, ऐसे ही जिह्वा मूल दो परिस्थितियों को कहा जाता है। एक तो जिह्वा मूल क्या है कि आपको पता है, आधे विसर्ग के आगे क और आधे विसर्ग के आगे ख, है ना। मतलब ये है कि जब विसर्ग के आगे क मिल जाए या विसर्ग के आगे ख मिल जाए, तो इस विसर्ग को हम आधा करने का पावर रखते हैं, और आधा करके जब हम बोल देते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जिह्वा मूल। और एक हमें पता है कि हमारी मुखमंडल में जो हमारी जिह्वा होती है, हमारी मुखमंडल में जो जिह्वा होती है, अब कंठ के ऊपर ये जिह्वा का जो मूल भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जिह्वा मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वा मूल। तो ये जो क ख, इनको जब हम बोलते हैं तो कहां से उत्पन्न होते हैं? जिह्वा के मूल से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल ही इनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो अपन ये बोले राम कथयति, तो हम पूरा बोल रहे हैं, जबकि अपन बोले रामक कथयति, तो होता क्या है कि हमारी आवाज कंठ के पास में ही दबी रह जाती है। हमारे साथ में कोई घटना हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, तो क्या होता है, हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हमारी जिह्वा के मूल में ही हमारी आवाज दब जाती है ना। तो क और ख, क और ख के पहले विसर्ग हो और वो भी आधा विसर्ग हो, तो पूरा है तो हम कंठ से बोलेंगे, लेकिन अगर आधा विसर्ग है तो कंठ से नहीं बोला जाएगा। वो कहां से बोलेगा? जिह्वा के मूल से बोलेगा। जैसे राम कथयति, कंठ से बोल रहा है विसर्ग, लेकिन रामक कथयति, रामक कथयति, विप्रक कथयति, श्रमिकः कथयति, ऐसी चीजें क्या हैं? ये चीजें जिह्वा के मूल से बोल रही हैं। तो जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? जिह्वा मूल। ये आपको याद रखना है। अभी हम चलेंगे एक एक वर्ण को लेकर के, हम चलेंगे किसका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। फिर देखिए, 10 सूत्र हो गए। मैंने कहा था ना 11 सूत्र होंगे, तो 11 सूत्र। अब 11वें नंबर का सूत्र क्या है? 11वें नंबर का सूत्र है नासिका नु स्वारस्य अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वारस्य, रामस्य यानी राम का, ग्रामस्य यानी गांव का, वकारस्य यानी वकार का, जिह्वा मूलीयस्य यानी जिह्वा मूल का, और अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये अनुस्वार जो होता है इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। बस इतनी सी बात ये बता रहा है कि आपका जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। ठीक है, तो इस आधार पे ये 10 सूत्र हो गए, और ये 10 के 10 सूत्र आपको याद करने हैं, समझना है इनको। और अब हम चर्चा कर लेते हैं इनसे संबंधित जो मैटर है, जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने ये क्यों पढ़े हैं, है ना। तो हमारे जो वर्ण हैं, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान हमें याद होने चाहिए, उनके लिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि, एक मिनट, हाँ, स्वरों की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि स्वर कितने हैं? 9 हैं। अब इन 9 से ही तो 13 बन जाते हैं, 9 से ही स्वर 21 या 22 बन जाते हैं, लेकिन मूल तो 9 ही है ना। तो ये मूल 9 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। अब देखो, ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो दिमाग में सूत्र आना चाहिए, अकुह विसर्जनिया नाम कंठः। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्यों? सूत्र क्या है? इचु यसा नाम तालु।
ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? सूत्र पढ़ाया हुआ है, उपपद्मानियानाम ओष्ठो, अरे इसका तो ओष्ठ है। ऋकार का क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका तो मूर्धा है। ऋतु ल का ऋ का क्या होगा? ऋतु लसानाम दंताहा, इसका तो दंत है। अब आपको पता है ए और आई है ना, तो ए और आई इनका उच्चारण स्थान तो क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु। अच्छा, और इसका इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम। तो कंठोष्ठम कर सकते हो या कंठ ओष्ठम कर सकते हो, है ना, तो कंठोष्ठम। तो ऐसे आपको प्रत्येक स्वर का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। ये कंठ से उत्पन्न होने वाला है, तो ये कंठीय स्वर है, ये तालव्य स्वर है, ये ओष्ठीय स्वर है, ये मूर्धन्य स्वर है, ये दंत्य स्वर है, ये कंठ तालु स्वर हैं और ये कंठोष्टम स्वर है ना। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब देखो, इस चर्चा के बाद में जैसे हम व्यंजनों की बात करें, तो व्यंजनों का भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से व्यंजन कहां कहां से निष्पन्न होते हैं। जैसे आपको पता है क, ख, ग, घ और ङ, ये इस चिन्ह सहित लिखे जाते हैं, तभी तो ये व्यंजन है। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन ये जो वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और कंठ के साथ में नासिका भी है, क्योंकि यमंगणना नाम नासिका च, ये हमने पढ़ा है। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ञ। अब आप देखो, ये सारे के सारे वर्ण क्या हैं? तालु से उत्पन्न होते हैं, और तालु से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कह सकते हैं? तालव्य वर्ण कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? कंठीय वर्ण कह सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु तो है ही, लेकिन तालु के साथ में नासिका भी है। मतलब इन हर 5 वर्णों में एक वर्ण ऐसा है जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से निष्पन्न होता है, बाकी सब एक एक से हो रहे हैं। बाकी सब ने बीएड कर रखा है, लेकिन एक ऐसा है जिसने बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखा है ना। ऐसे भी आप इनको समझ सकते हो। अब देखो, 2 वाली लाइनों की बात कर चुके हम। अब क और च, अब इसके बाद में क्या है? क च ट, है ना, और फिर त, तो उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ण का आपको पता होना चाहिए कौन सा उच्चारण स्थान है। 1 नंबर आएगा इस क्लास को, बिल्कुल आराम से आप देखो, 1 नंबर आपका कहीं नहीं चुकेगा। अब देखो, ट वाली लाइन आती है ना, ट, ठ, ड, ढ और ण, और इस चिन्ह सहित होते हैं, और यहाँ ये बिंदी नहीं होती है संस्कृत में। अब देखो कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये? ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से तो उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। लेकिन ये जो न है, इसकी 2 विशेषताएं हैं। क्या? कि एक तो ये मूर्धा से तो उत्पन्न होता ही है, और मूर्धा के साथ में नासिका की सहायता भी ली जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको प्रत्येक वर्ण याद होना चाहिए। क च ट त, तो त, थ, द, ध और न, और ये चिन्ह व्यंजनों के साथ में होते ही हैं। अब ये क्या है? ऋतु लसानाम दंताहा, इसलिए दंत्य वर्ण है। दंत उच्चारण स्थान हो गया, और इन वर्णों का नाम क्या हो गया? दंतीय वर्ण। क्या हो गया? दंतीय वर्ण। अब ये जो आपका वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान 2 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? मूर्धा, और एक क्या हो जाएगा? नासिका। क्या हो जाएगा? मूर्धा और नासिका। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको ये वर्ण याद रखने हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान आपको पता होगा, तभी आपको सही आंसर आप दे सकते हो और अपना 1 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए और आगे देखो, इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि अब आप जैसे एक्सरसाइज सही कर रहे हो तो भाई आपको टॉपिक समझ में आ गया। आगे मैं कुछ और भी चीजें आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप इसको क्लास को बंक नहीं करेंगे, है ना। अब देखो, एक लाइन बच रही थी, प फ ब भ और म। लेकिन प फ ब भ म, इनका तो क्या होता है, ओष्ठ, क्योंकि उपपदमानिया नाम ओष्ठ हो। लेकिन ये जो है इसका ओष्ठ तो है ही, लेकिन ओष्ठ के साथ में एक क्या हो जाएगा, नासिका भी हो जाएगा। तो ये वर्गों में से एक वर्ण ऐसा है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां जो वर्ण है, ये 5वां वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से क्या करता है, बोला जाता है। अब इसके बाद में अंतस्थ वर्ण आते हैं आपके, कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण, ये आप मैंने क्या बताया है, ट्रिक बताया है इसको सही सीक्वेंस में रखने के लिए। अब देखो इसका क्या है, तो इचु यसानाम तालु, इसका क्या हो जाएगा, वकारसीय दंतोष्ठम, इसका क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका क्या हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंताः। ठीक है, तो दंत, ऐसे प्रत्येक वर्ण का आपको उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम उष्म वर्णों को भी लिख लें, तो उष्म वर्ण कौन से हो गए, स, श, श और ह। इसका क्या हो जाएगा, इचु यसानाम तालु, इसका क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका क्या हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंता, इसका क्या हो जाएगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब अयोगवा की बात करें तो विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। लेकिन बात करें आधे विसर्ग के साथ में क या आधे विसर्ग के साथ में ख, है ना। अब इस वाली स्थिति को क्या कहते हैं, जिह्वा मूल। तो जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल ही होता है, जिह्वा मूलम। लेकिन अगर आधे विसर्ग के आगे प या आधे विसर्ग के आगे फ वाली स्थिति को कहते हैं उपदमानीय। क्या कहते हैं, उपदमानीय। और आपको पता है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, मतलब उपपदमानीय, उपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ होता है। ऐसे प्रत्येक चीज का आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक ऐसा वर्ण है जो इन सूत्रों में नहीं आया है, लेकिन उसका उच्चारण स्थान भी आपको मैं बताऊंगा। और एक विसर्ग को आधार मान करके एक छोटा सा कोई टॉपिक है, वो भी हम चर्चा यहीं करेंगे उसकी। आपके दिमाग में ये तो फिट हो गया होगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ठीक है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तो होता है, लेकिन क्या परिस्थितियां हो जाती हैं जिनमें कंठ के अलावा भी हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बार अयोग वाक्य को पूरा देख लेते हैं। देखो अनुस्वार, तो नासिका अनुस्वारस्य, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका। ठीक है, तो अयोग वाक्य, अब देखो यम वर्ण, यम वर्ण कोई भी हो, जिसमें मैंने उदाहरण दिए थे ना, चखनतु, अग्नि, गणंती, है ना, ऐसे सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। मैंने अयोगवा पढ़ाए हैं, वहां पे आप देख लेना कि अयोग यम वर्ण कौन से होते हैं। वर्गों के 1 2 3 4 के आगे वही वर्ण पुनरावृत्ति से आ जाए और फिर कोई पंचम वर्ण हो, तो जो दोबारा आया है, रिपीट हुआ है, उसी वर्ण को यम कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। जैसे एक को लिख के बता देता हूं, पलिक नी। अब यहां कै 2 हैं,
तो ये वाला यम है ना। तो ये जो क है इसका उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा, नासिका। और ये पहले वाला क है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछ ले यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बताओगे नासिका। ठीक है। एक जो दुहु स्पृष्ट वर्ण था, जो कुछ इस तरीके का था, है ना, तो इसको बोलते हैं दुहु स्पृष्ट वर्ण। कौन सा वर्ण है ये, दुहु स्पृष्ट वर्ण। अब ये दुहु स्पृष्ट वर्ण कब बनता है, जब डै और डै के इधर भी क्या हो, स्वर, और इधर भी क्या हो, स्वर। तो इस डै को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, इस प्रकार के वर्ण में। तो ये डै है, इसलिए इस, चाहे ये हो चाहे ये हो, इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे मैटर का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। भाई डै का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो डै से बना होने के कारण इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, मूर्धा। ये मूर्धा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम उस विसर्ग के बारे में जिसकी चर्चा हम करने जा रहे थे। तो देखो विसर्ग का जो मैटर है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकेला अगर विसर्ग पूछा जाए तो उसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हो। और विसर्ग का आधा विसर्ग करते ही दो मैटर आ जाते हैं, जीवामूल और उपदमानीय। तो जीवामूल का उच्चारण स्थान तो जीवामूल, और उपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। सूत्र है उपपदमानीय नाम ओष्ठो, 5वें नंबर का सूत्र। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्वर आश्रित, यानी विसर्ग जब किसी के स्वर पर आश्रित होता है, स्वर पर आश्रित होता है, आश्रित होता है, तो जो स्वर का उच्चारण स्थान है वो ही उच्चारण स्थान किसका हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा। कैसे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहोगे कंठ। लेकिन अब देखो रामः, मैं में क्या है, ए के आगे क्या है, स्वर। चलो हरि ही, तो क्या बोल रहे हैं, हरि ही। तो अब यहां क्या है, रे में ई, और आगे क्या है, विसर्ग। अगर हम कहें मधुहु, यहां क्या है, उ, आगे क्या है, विसर्ग, है ना। तो इस आधार पे जो है हम क्या कह सकते हैं, रामः हरिहि मधुहु। अब देखो विसर्ग से पहले ए है, इसलिए इसका तो क्या हो जाएगा, कंठ। विसर्ग से पहले ई है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तालु। इसी प्रकार से विसर्ग के पहले ऊ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ। मतलब ये विसर्ग ओष्ठ से बोला जा रहा है, मधुहु, ये तालु से हरि ही, और ये राम, ये कंठ से बोला जा रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है, विसर्ग अगर स्वतंत्र है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन विसर्ग किसी स्वर के आश्रित है तो जो स्वर का उच्चारण स्थान है वो ही उच्चारण स्थान विसर्ग का हो जाता है। ये विशेष आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अगर याद रखोगे तो आप सही करोगे। जैसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि हरि ही, विसर्ग का उच्चारण स्थान बता दीजिए, तो आप कहोगे ई है, अरे तालु आंसर होगा। जबकि अगर प्रश्न ये पूछ ले कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिना सोचे समझे अकेला है ना, क्या बता दोगे, कंठ बता दोगे। तो ये तो बात हो गई इनकी। अब देखो जो हमने अभी सारे स्वर देख लिए, सारे व्यंजन देख लिए, सारे अयोगवाह देख लिए, उसके आधार पे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष हमारा रहेगा, देखो जो वर्ण थे सारे के सारे वर्ण, उनमें से हम कह सकते हैं एक तो ए, एक ओ, एक आई, एक औ। ठीक है, ये ऐसे स्वर थे जिनके दो दो उच्चारण स्थान थे। इसी के अलावा जैसे व, वकार से दंतोष्ठम, इसके भी दो उच्चारण स्थान थे। फिर हम बात करें कि या,
म, ंग, ण, न और म। इनके उच्चारण स्थान क्या हैं? दो दो हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 1 2 3 4 5, ये मैं दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो 10 वर्ण ऐसे हैं जिनको दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोला जाता है, जिनमें से 4 तो क्या है? स्वर, और 5 तो ये और एक ये, तो ये 6 क्या हो गए? व्यंजन। 6 क्या है? व्यंजन। और टोटल हम क्या कह सकते हैं कि 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। अब टोटल वर्ण कितने हैं? 9 तो आपके स्वर और 33 आपके व्यंजन, तो कितने हो गए? 42। तो 42 में से -10 करेंगे तो 32 वर्ण ऐसे हैं जो एक उच्चारण स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये निष्कर्ष भी आपको याद होना चाहिए। मतलब 10 वर्ण ऐसे हैं, जैसे यह, अब देखो इसका क्या है? कंठः तालु, दो हो गए ना। कंठोष्ठम, कंठः तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम। ठीक है, तालु नासिका, ओष्ठ नासिका, कंठ नासिका, मूर्धा नासिका और दंत नासिका। दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से निष्पन्न होने वाले 10 वर्ण हैं, जिनमें 4 स्वर हैं और 6 व्यंजन हैं। तो 42 हमारे वर्णमाला में वर्ण है, तो 42 वर्णों में से 10 निकालेंगे तो 32 वर्ण तो ऐसे हैं जो एक उच्चारण स्थान की सहायता से बोला जाता है, और 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। इसी के साथ में इस क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं। तो मूर्धा का उच्चारण स्थान याद रखना है, सॉरी, दुहु स्पष्ट का याद रखना है मूर्धा, है ना। अनुस्वार का याद रखना है आपको नासिका, उपदमानीय का ओष्ठ, जिह्वामूल का जिह्वामूल, और विसर्ग का कंठ, और विसर्ग किसी स्वर के आश्रित है तो स्वर के अकॉर्डिंग उसका उच्चारण स्थान होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।